नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने पिछले वीडियो जिसके अंतर्गत हमने इकोलॉजी की विभिन्न ब्रांचेस के बारे में अध्ययन किया था, उससे आगे इकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी पारिस्थितिकीय कारकों के अंतर्गत जलवायु कारक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जलवायु कारक को समझने से पहले हम पर्यावरण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण से हमारा तात्पर्य है हमारे परिवेश या आसपास के चारों ओर उपस्थित सजीव और निर्जीव, अर्थात ऐसे कह सकते हैं जैविक और अजैविक घटक। ये जैविक और अजैविक घटक मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि आते हैं। वहीं अजैविक घटक के अंतर्गत प्रकाश, जल, मृदा, वायु, है ना, इत्यादि। पर्यावरणीय कारक मिलकर के एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं जो कि सजीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। और इस जीवन युक्त पर्यावरण को हम समग्र रूप से जैवमंडल कहते हैं। और इस जैवमंडल में आवास की प्रकृति के आधार पर उसको 3 भागों में बांट सकते हैं: जल मंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल। तो मैं से कह सकते हैं कि जल मंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल तीनों का जो योग है वो जैवमंडल है, यानी जहां पर जीवन की संभावना है। इस जैवमंडल यानी पर्यावरण के अंदर जीवन का अस्तित्व है, वह जीवन का अस्तित्व इस पर्यावरण में मौजूद समस्त जैविक और अजैविक घटकों की निरंतर परस्पर अंतरक्रिया का परिणाम है। पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत हम देखते हैं तो जलवायु कारक, भू आकृति कारक और मृदीय कारक, ये है जो सारे आपके जैविक है। और दूसरा है वो जैव कारक होते हैं, वो अजैविक कारक है, ये जलवायु, भू आकृतिक, मृदा कारक। और नेक्स्ट है वो बायोटिक फैक्टर। अब विभिन्न पर्यावरणीय कारकों का पर्यावरण में पादप जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से है जो वो एक पादप की वृद्धि अर्थात जीवन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यहां पर आप चित्र के अंतर्गत देख रहे हैं कि एक जो पादप है वह सूर्य की रोशनी और तापमान, बादलों से होने वाली वर्षा, वायु, उस प्लांट पर भोजन के लिए आश्रित एनिमल्स, रोडेंट्स, पौधों के अंदर रोग पैदा करने वाले रोगजनक, उन पर आश्रय के लिए आश्रित एपिफाइट्स, मिट्टी में मौजूद खनिज तत्व, मिट्टी में उपस्थित मृदीय हवा, मृदा के घटक, मृदा का ढाल, मृदा में उपस्थित जल की मात्रा, उस पेड़ पर आवास करने वाले कीट पतंगे, पक्षी और वायुमंडल में मौजूद गैसों का मिश्रण, ये समस्त फैक्टर उस पेड़ पौधे को प्रभावित करते हैं। और इस पेड़ का जो जीवन का अस्तित्व है वो इन समस्त पर्यावरणीय घटकों की परस्पर अंतरक्रिया का परिणाम है। और जब कोई पेड़ या पादप विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक जो पर्यावरणीय कारक जिसके बारे में हमने अभी जिक्र किया,
उससे प्रभावित होता है तो उसका जीवन जो अस्तित्व है वो इन सभी कारकों की समग्रतात्मक का परिणाम है। एक होलिस्टिक अप्रोच इसको हम बोलते हैं। इन सभी कारक मिलकर के इस पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। तो कोई भी पादप है वो प्रकृति में किसी एक कारक से प्रभावित नहीं होकर के इन सभी कारकों से सामूहिक रूप से, इसको हम बोलते हैं समग्रतात्मक रूप से प्रभावित होता है। और इसी होलिस्टिक अप्रोच यानी समस्त कारकों की जो सामूहिक अप्रोच होती है एक दूसरे को प्रभावित करने की, क्योंकि कोई भी कारक स्वतंत्र नहीं है, हर एक कारक है जो एक दूसरे कारक से प्रभावित है। जैसे कि सूर्य की रोशनी बढ़ने से तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ने से आर्द्रता में कमी आ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हर एक कारक दूसरे अन्य कारक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, और ये समस्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिक्रियाएं उस पादप की वृद्धि को प्रभावित करती है। तो जो पादप की जो वृद्धि है या पादप का जो जीवन है इन सभी कारकों की समग्रतात्मकता का परिणाम है, और इन कारकों की होलिस्टिक अप्रोच का ही परिणाम है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वह हम पहले पढ़ चुके हैं कि कई सारे जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना हुआ है, और सारे घटक है जो एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। सजीव अपने प्राकृतिक आवास में किसी भी एक कारक से प्रभावित न होकर के संपूर्ण पर्यावरण या समस्त कारकों के योग से प्रभावित होते हैं। और ये कारक न केवल सजीव को प्रभावित करते हैं अपितु वह सजीव आपस में एक दूसरे को भी निरंतर प्रभावित करते हैं। अतः ये सभी जैविक और अजैविक जो कारक होते हैं वो एक जाल के रूप में पर्यावरण में गूंथे हुए होते हैं। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि इन जैविक और अजैविक घटकों को एक दूसरे से पृथक करना मुश्किल काम है और नहीं किया जा सकता। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो किसी एक कारक के परिवर्तन से दूसरे कारक भी प्रभावित होते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जीवन मौजूद है वह इन सभी जैविक और अजैविक घटकों की समग्रतात्मक प्रभाव का परिणाम है, यानी उन सब का है जो सामूहिक रूप से एक जाल के रूप में एक दूसरे को प्रभावित करके जो अंत में जो एक परिवेश का निर्माण होता है वो परिवेश है जो उन जीवों के जीवन के लिए जो उपयोगी या अनुकूलतम होता है। यहाँ पर आप देख रहे एक प्लांट है, वो प्लांट विभिन्न प्रकार के कारकों से किस प्रकार से एक जाल के रूप में प्रभावित होता है। आप देख रहे हो सोलर रेडिएशन, कॉस्मेटिक रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, विंड प्रेशर, वाटर, फायर, ग्रेविटी, पेरेंट मटेरियल, सोयल, अदर प्लांट्स, एनिमल्स, मैन, टेम्परेचर, ये समस्त जो फैक्टर है ये सारे एक दूसरे को यहाँ पर आप देख रहे हो जाल के रूप में आपस में उसके साथ साथ इन जैविक घटकों को भी प्रभावित करते हैं। जैविक घटक इन कारकों अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं और अजैविक घटकों के साथ साथ वो अन्य जैविक घटकों से भी निरंतर परस्पर अंतरक्रिया करते हैं। और इन सभी जैविक और अजैविक घटकों की एक दूसरे के साथ में निरंतर परस्पर अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप है जो एक नए परिवेश या नए जीवन का निर्माण होता है। तो इसको हम बोलते हैं पर्यावरण की समग्रतात्मक अवधारणा या होलिस्टिक अप्रोच। तो जो जीवन है इस पृथ्वी पर वो किसी एक कारक का परिणाम नहीं है बल्कि इन समस्त पर्यावरणीय जैविक और अजैविक कारकों की परस्पर अंतरक्रिया का समग्रतात्मक परिणाम है। अब पर्यावरणीय कारकों की अवधारणाएं यानी विभिन्न पारिस्थितिकी विज्ञों द्वारा पर्यावरणीय कारकों की कोई पादप है वह इन विभिन्न जैविक और अजैविक कारकों के प्रति अपनी अनुक्रिया किस प्रकार से करता है, उसकी सीमा कितनी है इन कारकों के साथ में प्रतिक्रिया करने की।
तो इस पर्यावरणीय कारकों के प्रति अनुक्रिया के संबंध में सबसे पहले जो नियम दिया वो दिया लिबिंग का न्यूनतम कारक संबंधी नियम। यह नियम लिबिंग के द्वारा 1840 में दिया गया। लिबिंग ने यह बताया कि विभिन्न पर्यावरणीय कारकों में से पादप की वृद्धि उस कारक के द्वारा नियंत्रित या कंट्रोल होगी जो उस समय उपलब्ध समस्त कारकों में से सबसे न्यूनतम मात्रा में उपस्थित होगा। इसे लिबिंग का न्यूनतम कारक संबंधी नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, उदाहरण के रूप में बात करें कि एक गमले के अंदर एक पौधा है, उसको वृद्धि के लिए सभी प्रकार के कारक है जो पर्याप्त मात्रा में अनुकूलतम अवस्था में है, लेकिन मान लो उसके अंदर है फास्फोरस की कमी है, तो उस पादप की वृद्धि तब तक संभव नहीं है, या फिर फास्फोरस के फलस्वरूप जो होने वाली जो कमी है उस कमी को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कि उस गमले के अंदर फास्फोरस की मात्रा को नहीं बढ़ाया जाए। तो इस कंडीशन में जो सबसे कम मात्रा में तत्व जैसे फास्फोरस है, तो फास्फोरस ही हमारा न्यूनतम कारक हो जाएगा। और उस पादप की वृद्धि को बढ़ाना है तो हमें इस न्यूनतम कारक को है जो बढ़ाना होगा, यानी फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाना होगा। इसलिए इसको बोलते हैं न्यूनतम कारक संबंधी नियम। और न्यूनतम कारक संबंधी नियमों के से आगे ब्लैकमैन ने इसी संदर्भ में अपना सीमाकारी कारकों का सिद्धांत दिया और उसने ये बताया कि किसी पादप की वृद्धि एक तत्व या एक कारक के द्वारा बाधित या अवरुद्ध होती है जो कि उस समय है जो एक सीमा तय कर लेता है, अर्थात एक वह तत्व जो कि वृद्धि को अवरुद्ध करता है, उसे उन्होंने सीमाकारी कारक का नाम दिया। यानी इस सीमा कारक जो कि कम मात्रा में उपस्थित है, उस सीमा में जो उसकी तत्वों की मात्रा है, उस मात्रा को बढ़ाने पर ही पादप की वृद्धि आगे संभव होगी। इसलिए इसको बोलते हैं सीमाकारी कारकों का सिद्धांत। और वह कारक जो कि उस पादप की वृद्धि को प्रभावित करता है, जो न्यूनतम मात्रा में उपस्थित है, उसको बोलते हैं सीमाकारी कारक। तो ऊपर जो हमने उदाहरण पढ़ा जैसे फास्फोरस था, फास्फोरस उस कंडीशन में हो जाएगा सीमाकारी कारक हो जाएगा। तो सीमाकार की कारी कारकों का सिद्धांत ब्लैकमैन के द्वारा 1905 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है सहनशीलता की सीमा का नियम। सेल्फोर्ड के द्वारा 1913 में यह सहनशीलता की सीमा का नियम दिया गया। उन्होंने ये बताया कि पर्यावरण के अंदर मौजूद विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों को पादपों द्वारा सहन करने की एक निश्चित सीमा होती है ना। यानी सहनशीलता की एक परास पाई जाती है, उस परास के अंदर ही है जो पादप है जो अपना जीवन व्यापन या वृद्धि संपन्न करते हैं। उस परास से नीचे और उस परास से ऊपर है जो जीवन व्यापन अति मुश्किल या ऐसे कह सकते जीवन की संभावना नहीं है। तो सहनशीलता सीमा की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक पार्टिकुलर कोई कारक है, जैसे तापमान है पौधों के लिए, तो तापमान जनरली हम मानते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूलतम है। तो किसी एक पौधे के लिए वो 25 डिग्री सेल्सियस अनुकूलतम है, यानी ऑप्टिमम है। तो उसकी दो और सीमाएं होगी, जैसे 23 डिग्री है ये अधिकतम तापमान है, यहाँ पर जैसे मान लें 25 से 35 डिग्री, तो ये अधिकतम। और नीचे अपन देखें तो ऐसे मान लें जैसे कि भाई 5 डिग्री, ठीक है ना, तो 5 डिग्री न्यूनतम और 35 डिग्री अधिकतम, उसके बीच में जो 25 डिग्री है ये उच्चतम है। तो पौधे की उच्चतम वृद्धि के लिए है ना 25 डिग्री टेम्परेचर है जिसको हम उच्चतम या ऑप्टिमम लेवल कहते हैं। उससे अधिक और उससे न्यून तापक्रम पर दोनों ही कंडीशन में उस पौधे की वृद्धि प्रभावित ऋणात्मक रूप से प्रभावित होती है। ठीक है, ये जो सीमा है अपन ने बात की 5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो ये जो तापमान की सीमा है इसको बोलते हैं हम सहनशीलता की सीमा। यानी इस रेंज में पादप तापमान को सहन कर लेगा और 5 डिग्री से और ज़्यादा नीचे तापमान जाएगा तो पादप मर जाएगा, और 35 डिग्री से अधिक होगा तो भी पादप मर जाएगा। कि हम जानते हैं जो
पौधों के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो अधिक एंजाइम प्रोटीन्स के बने होते हैं और अधिक तापमान पर प्रोटीन डिग्रेड हो जाते हैं, इसके फलस्वरूप जीवन की संभावना है जो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि प्रकृति में जिन पादप जातियों और जीव जातियों के अंदर सहन किसी भी एक पार्टिकुलर कारक के प्रति सहनशीलता की सीमा जितनी अधिक होगी, उन पादप और जीव जंतुओं की अन्य जातियों का भौगोलिक वितरण अधिक व्यापक और विस्तृत होगा। और इस घटना को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी आयाम, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड और कुछ नहीं है, पादप या जीव जंतु जाति का पर्यावरणीय कारकों को सहन करने की सीमा। संक्षेप में बोले तो कि पौधों और जंतुओं के पर्यावरणीय कारकों को सहन करने की जो सीमा है, वो सीमा या रेंज, वो सहनशीलता की सीमा कहलाती है और इसको हम पारिस्थितिकी आयाम कहते हैं। तो अपन समझ सकते हैं कि जो पादप प्रजाति एक खाली एक विशिष्ट क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है, उनका पारिस्थितिकी आयाम यानी पर्यावरणीय कारकों के सहन करने की क्षमता बहुत ही कम है, इसलिए वो एक लिमिटेड क्षेत्र में पाई जाती है। इसके विपरीत ऐसी पादप प्रजातियां जो दूर दराज कई लंबे चौड़े भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग आवासों में पाई जाती है, उनका जो वितरण है व्यापक और विस्तृत होता है। उसका कारण ये है कि उन पादप प्रजातियों के अंदर आनुवंशिक विभिन्नताएं होने के साथ साथ उनके अंदर कई सारे जो इकोटाइप्स पाए जाते हैं और जिसके फलस्वरूप उनका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड बहुत ही उच्च होता है, यानी कारकों को पर्यावरणीय कारकों को सहन करने की उनकी जो रेंज होती है, प्रसार होती है, वो अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप वो अधिक विशाल क्षेत्र में वितरित होती है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत वायुमंडल के बारे में विस्तार से अध्ययन करें। धन्यवाद।